नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। अब तुम लोग सीटेट एसएस यानी कि सोशल स्टडीज पेपर 2 के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जो कि हमारा 6 to 8 के से संबंधित है, या 6 to 8 का जो पूरा पूरा कंप्लीट सिलेबस है उसके विषय हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो अभी तक हम लोगों ने जो पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो था पृथ्वी का परिमंडल, यानी कि पृथ्वी के परिमंडल के विषय हम लोग डिस्कस कर रहे थे और एक एक टर्म्स को देख रहे थे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के जो परिमंडल है, भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। भूमंडल के विषय हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जलमंडल के विषय में। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग जलमंडल के विषय में डिस्कस करते हैं। देखिए, ये हर वीडियो में लगभग हम आपको बताते हैं कि हम लोग केवल सिलेबस के अकॉर्डिंग अध्ययन करेंगे जितना हमारे सिलेबस में है, और फालतू हम चीज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि अदर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बट हमारे सीटेट के लिए जहां तक कवर करना है वहां तक हम कवर करेंगे। देखिए, जलमंडल की बात करें, पृथ्वी पर कहीं भी जल हो, चाहे महासागर में हो, नदी में हो, बर्फ के रूप में हो, जमीन के नीचे हो, नाले में हो, जहां मन तहां हो, हर एक तरह के जल को या हर जगह जो जल पाया जाता है उसको हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, जलमंडल। क्लियर हुआ। चूंकि हमको ये पता है पूरी पृथ्वी पर, देखिए, पूरी पृथ्वी का 71% हिस्सा क्या है, पानी है, ठीक है, पानी है। इसीलिए हमारे पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह, ठीक है, नीला ग्रह यानी कि ब्लू प्लैनेट। पृथ्वी पर 71% पानी है, जिसकी वजह से इसको नीला ग्रह कहा जाता है। क्लियर हुआ। अब अगर जितना पानी है उसकी हम बात करें, जितना भी पानी है उसकी हम बात करें, तो देखिए, पानी का 97.5% हिस्सा क्या है, खारा है। खारा, क्योंकि इसमें नमक पाया जाता है, NaCl, और ये पूरा का पूरा पानी कहाँ है, समुद्र में, ठीक है, महासागरों में, सागरों में। तो महासागर और सागरों में 97.5% पानी है जो कि खारा है, मतलब पीने योग्य नहीं है, हम पी नहीं सकते। अर्थात 2.5% पानी पीने योग्य है। ये सवाल पूछा था, पीने योग्य पानी कितना है, तो आप आराम से बताएंगे 2.5% है। लेकिन इनमें भी 1.5% हिम के रूप में जमा हुआ है या बर्फ के रूप में है, तो लगभग 1% या इससे कम हम रोजाना उपयोग में लाते हैं। तो सोचिए क्या स्थिति होगी। यानी कि 100 लीटर अगर पानी है, उस 100 लीटर में से केवल 1 लीटर का उपयोग पूरा विश्व कर रहा है, बाकी पानी किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमें जब एग्जाम में पूछेगा कि पीने योग्य पानी कितना है, 2.5%। पूरा पानी कितना है, 97.5%, ठीक है, जो कि खारा है। क्लियर हुआ। ये टर्म आपका क्लियर हो गया। चलिए, अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया ये जो पूरा पानी है कहाँ कहाँ है, महासागरों में है, सागरों में है, नदी में है, ठीक है, तमाम प्रकार की चीजों, जो नदी नाले वगैरह है वहां है। हमें डिस्कस करना है महासागरों के विषय में। पूरी दुनिया में 5 महासागर हैं, ठीक है। कितने महासागर हैं, 5। 5 में जो पहले नंबर पे है वो है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। दूसरे नंबर पे है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। तीसरे नंबर पे है हिंद महासागर, हिंद महासागर। चौथे नंबर पर है दक्षिणी, दक्षिणी, या इसी का एक और नाम है अंटार्कटिक, दक्षिणी या अंटार्कटिक महासागर। पांचवा और जो सबसे छोटा है उसको हम बोलते हैं उत्तरी या आर्कटिक महासागर,
आर्कटिक महासागर। तो पूरे जल को अगर हम देखें मोटा मोटा तो समुद्र में ही ज्यादा पानी है और नदियां भी जाके समुद्र में ही मिलती हैं। तो देखेंगे हम 5 महासागर हैं जिनको हम समझते हैं। ठीक है, अब देखिए महासागर की जलधारा हमेशा मूव करती रहती है, चलती रहती है। उसके 3 कारण है। पहला, समुद्री तरंगे जो बराबर उठती हैं, समुद्री महासागर की धाराएं। ठीक है, समुद्री महासागर की धाराएं और तरंगे, और उसके बाद तीसरा जो कारण है ज्वार भाटा। ये 3 कारणों से जल जो है हमेशा गतिमान रहता है या चलता रहता है। ठीक है, एक एक महासागर के विषय में उतना डिस्कस कर लेते हैं जितना पुस्तक में दिया है। पहला, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। पृथ्वी का 1/3 हिस्सा कवर किया हुआ है। कौन? प्रशांत महासागर। यानी कि समझिए अगर पृथ्वी 3 है तो 3 में से 1 हिस्सा पूरा ये महासागर अकेले कवर किया हुआ। सोचिए कितना भारी होगा ये। ठीक है, इतना भारी है। और एक चीज मैंने आपको बताया था, सबसे गहरा बिंदु मेरियाना गर्त। पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु मेरियाना गर्त जो कि 11,022 मीटर है, वो भी इसी महासागर में स्थित है। वो भी इसी महासागर में स्थित है। साथ ही साथ यह महासागर एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका 4 महाद्वीपों को टच करता है। सोचिए कितना बड़ा है प्रशांत महासागर। 4 महाद्वीपों को टच करता है। ठीक है, पूरी तरह से अगर आप देखेंगे तो 4 महासागरों को टच करता है। और इसका जो शेप है, या आप मैप में देखेंगे तो गोला शेप में है। ठीक है, ऐसे करके कुछ, तो हम इसको क्या कहते हैं? वृत्ताकार। इसका शेप कैसा है? वृत्ताकार। तो इतने टर्म आपको प्रशांत महासागर से याद करने हैं। ठीक है, सबसे बड़ा महासागर है, सबसे गहरी खाई यहाँ पे है, वृत्ताकार शेप का है, 4 महाद्वीपों को ये टच करता है। बात करें अटलांटिक महासागर की। देखिए अटलांटिक जो महासागर है हमारा, ये दूसरा बड़ा महासागर है। कौन सा? दूसरा बड़ा महासागर है। और अटलांटिक महासागर की बात करें तो यहां पर व्यापार बहुत ज्यादा होता है। देखिए व्यापारी व्यस्त रास्ते यहाँ पे बहुत ज्यादा हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से इसको बहुत व्यस्त महासागर कहा जाता है। कारण समझिएगा, जैसे इसकी जो तटीय रेखा है कुछ इस टाइप की है। देखिए ऐसे इस टाइप की, ठीक है, छिछली है। तो यहाँ बंदरगाह बना दिए, यहाँ बना दिए, यहाँ बना दिए। तो इसके छिछलेपन के कारण यह व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण महासागर है। इसको ध्यान रखे रहिएगा। इसको हम बोलते हैं दंतुरित। दंतुरित मतलब जैसे दांत है, दंतुरित तट रेखा है, जिसकी वजह से यहाँ व्यापार बहुत ज्यादा होता है। एक चीज और आपसे खूब एग्जाम में पूछता है, बहुत पूछता है कि इसकी जो आकृति है वो एस आकार की है। ठीक है, जो एस आपका बहुत प्यारा लेटर है, इस आकार की, या आप कह सकते हो ऐसा क्या है, इसकी आकृति है। ठीक है, इसकी आकृति क्या है? एस आकार की। ठीक, क्योंकि जब आप देखेंगे इधर है उत्तरी अमेरिका, इधर है दक्षिणी अमेरिका, बीच में ही ये इसके ऐसे इस शेप में इसकी रचना, या आप कह सकते हो इस शेप में ये पूरे विश्व में फैला हुआ है। ठीक है, तो एस अंग्रेजी के लेटर एस आकार का इसकी आकृति है। क्लियर हुआ? 3 टॉपिक 3 टर्म ध्यान रखे रहेगा। पहला, व्यापार की दृष्टिकोण से ये महासागर बहुत इंपॉर्टेंट है, एस लेटर जैसा दिखता है। उसके साथ साथ अगर आप ध्यान दें तो ये जैसे उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप, ये 4 महाद्वीपों को टच करता है। लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। देखिए यूरोप को टच करता है ये, यूरोप के साथ साथ ये अफ्रीका को टच करता है, अफ्रीका को, और फिर वही उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, यानी कि 4 महाद्वीपों को ये भी टच करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हिंद महासागर की। देखिए हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश
हमारे हिंदुस्तान के नाम पे रखा गया है। ठीक है, सोचिए कितने गर्व की बात है, हमारे हिंदुस्तान देश के नाम पे इस महासागर का नाम रखा गया है, या एकमात्र ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पे रखा गया है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखे रहिएगा। क्लियर। एक चीज और, इसकी जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है। कैसी है? त्रिभुजाकार, यानी कि इसका जो अगर आप फैलाव देखेंगे तो लोग ऐसा है। ठीक है, हिंद महासागर का जो फैलाव है, या आप कह सकते हैं जो उसका विस्तार है, वो किस टाइप का है? त्रिभुजाकार है। ठीक है, त्रिभुजाकार। और इसमें जैसे बहुमूल्य रत्न पाए जाते हैं, हीरे जवाहरात, इसलिए इसका नाम रत्नाकर भी है। क्या है? रत्नाकर भी इसका नाम है। क्लियर। बात करें दक्षिणी या अंटार्कटिक महाद्वीप की, बात करें दक्षिणी या अंटार्कटिक महाद्वीप की, तो ये आपका पृथ्वी के दक्षिण वाले हिस्से में है। बर्फी महाद्वीप बोले, महासागर, ज्यादातर इसमें बर्फ जमा रहता है, इसलिए इसको हम बर्फीला महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, अरे यार, बर्फीला महासागर। ठीक है, बर्फीला महासागर भी कहते हैं। क्लियर। बस थोड़ा सा ध्यान रखना इसके बाद में, और ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं? बर्फीला या सफेद महासागर, बर्फीला महासागर। ठीक है। उत्तरी या आर्कटिक की बात करें तो बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि से ये अलग होता है। किससे? प्रशांत महासागर से। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच कौन सी जल संधि है? तो बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि? बेरिंग जल संधि। ठीक है, तो इस प्रकार हम पाते हैं पूरे जल का जो विस्तार है इन 5 महासागरों में देखने को मिलता है। बाकी आपकी नदियां भी है, जैसे नील नदी, अमेजन नदी, गंगा, यमुना, सरस्वती, हमारे यहाँ कावेरी, बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन उन सबका कहीं ना कहीं से लेकर के सबका समापन इन्हीं सागरों में होता है। इसलिए पूरे जल का अगर हम देखें मोटा मोटा तो यहाँ पे समापन होता है। क्लियर। तो देखिए, ये हमने डिस्कस किया किस पे? जलमंडल के विषय में। हमने महासागरों के विषय में भी देख लिया। अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारा अगला परिमंडल है, वायुमंडल। देखिए समझिएगा, वायुमंडल भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगला जो टर्म है हमारा वो क्या है? वायुमंडल। मैंने आपको बताया था पृथ्वी पे जीवन क्यों संभव है? 3 कारणों से। भूमि से पढ़ चुके, जल से पढ़ चुके, अब हम पढ़ेंगे वायु। वायुमंडल की बात करें तो पूरी पृथ्वी पर अगर हम मोटा मोटा लें तो 78% क्या है? नाइट्रोजन है। 78% क्या है? नाइट्रोजन है। इसके साथ साथ 21% क्या है? ऑक्सीजन है। 21% क्या है आपका? ऑक्सीजन है। और शेष 1% में CO2 है, आर्गन है, अन्य गैसें हैं। ठीक है, अन्य गैसें हैं आपकी। अब देखिए, जो गैस जितनी ज्यादा है उसका इंपॉर्टेंस भी है। ऑक्सीजन की बात करें तो भाई इसको तो आप छोड़ ही दो, इतनी इंपॉर्टेंट है, हमें सांस लेने के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ओजोन लेयर बनती है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जीवों के वृद्धि के लिए है। जैसे हमारी हड्डियों का, या आप कह लीजिए जितने भी जीव जंतु हैं, सबकी वृद्धि के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। CO2 की बात करें तो ये पौधों के लिए एकदम समझिए रामबाण है। पौधों की वृद्धि के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पौधों की वृद्धि के लिए इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी गैस खराब नहीं है। लेकिन CO2 की मात्रा अनियंत्रित हो रही है। इसके अंदर एक खासियत है, ये सूर्य की गर्म किरणों को सोख लेती है। जब ये सोख लेगी तो पूरे हवा को धीरे धीरे गर्म करती रहती है। हवा का गर्म होने के कारण पूरा पूरा एटमॉस्फेयर, पूरी पृथ्वी गर्म हो रही है, जिसको हम कहते हैं भूमंडलीय तापन। तो भूमंडलीय तापन का कारण कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए कहा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल किया जाए, या उसको जितना हो सके उतना कम उसकी उपज की जाए। ठीक है, ताकि हमारा जीवन सेफ रहे। क्लियर हुआ? तो ये तो बातें हो गई। चलो, ओवरऑल हमने समझ लिया कि यार ठीक है, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, शेष अन्य गैसें हैं। अच्छा, समझ में आ गया हमको ये। अब अगर हम इसके विस्तार की बात करें जमीन से, जैसे मान लीजिए ये है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर जो पहली परत है वायु की,
उसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। आपकी पुस्तक में तो ये भी नहीं दिया था, बस नाम लिख के छोड़ दिया था, लेकिन आपको थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। दूसरी जो परत थी वो है समताप मंडल। समताप मंडल। तीसरी जो परत है उसको हम कहते हैं मध्य मंडल। चौथी जो परत है उसको हम कहते हैं आयन मंडल। आयन मंडल। और जो पांचवी परत है उसको हम कहते हैं बहिर्मंडल। बहिर्मंडल। और अगर इसको हम पूरा सम्मिलित रूप लेंगे तो लगभग 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर तक वायु का विस्तार है। सिंपल। पहली लाइन आपको यही लिखना है कि पृथ्वी के अंतर्गत जो वायु का विस्तार है या वायु की परतें हैं उनका जो पूरा विस्तार कितना है? 1600 किलोमीटर तक। ठीक है। पृथ्वी के या पृथ्वी के अंतर्गत वायु की परतों का विस्तार कितना है? 1600 किलोमीटर। ठीक है। वायु की परतों का विस्तार कितना है? 1600 किलोमीटर। इसके साथ साथ अगर हम ध्यान दें तो तापमान के आधार पे या घनत्व के आधार पे 5 परतों में बांटा गया है वायुमंडल को। क्षोभ मंडल, समताप, मध्य, आयन और बहिर। क्षोभ मंडल की बात करें तो इसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे बादल का फटना हो गया, वर्षा हो गया, सुनामी हो गई, तूफान, आंधी, चक्रवात, ये सब के सब किस मंडल से उत्पन्न होते हैं आपके? ये उत्पन्न होते हैं क्षोभ मंडल में। ठीक है। थोड़ा आप ऊपर जाएंगे, देखिए इस मंडल में जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाएंगे हमारा तापमान घटता जाता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, समताप मंडल में हम जब जाएंगे यहाँ तापमान समान रहता है। समान होने के कारण वायुयान के लिए ये बहुत जबरदस्त कंडीशन है, मतलब हवाई जहाज जो वगैरह जो उड़ते हैं, जेट विमान वगैरह, वो इसी मंडल में उड़ते हैं। इसके साथ साथ इस मंडल में O3 ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाद में बताएंगे इसके डिप्रेशन क्या होता है, इससे नुकसान क्या हो रहा है। ओजोन जो लेयर है वो परावैंगनी किरणों को रोकती है, जिससे हमें चमड़े का कैंसर नहीं होगा। और ओजोन लेयर की खासियत यही है कि ना तो गर्मी आने देगी, ना तो यहाँ से ठंडी जाने देगी, तो बराबर रोके रहेगी, मेंटेन कर रखती है। तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं ये सुरक्षा कवच का काम करती है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में न्यूज आई है कि अंटार्कटिक वृत्त यानी कि दक्षिण दक्षिण पृथ्वी के दक्षिण हिस्से में इसमें छेद हो गया है, जो कि बहुत चिंता का विषय है। ठीक है। तो ओजोन जो लेयर है वो किसमें है? संताप मंडल में। मध्य मंडल की बात करें तो इसमें उल्का पिंड पाए जाते हैं। उल्का पिंड मैंने आपको बताया था, ये ऐसे पत्थर जो पृथ्वी में जब घुसते हैं तो इनमें आग लग जाती है। आयन मंडल की बात करें, जैसे नाम से लग रहा है, एक्स किरणें हो गई, रेडियो किरणें हो गई, रेडियो वेव्स, इन सब वेव का यहाँ से क्या होता है? परावर्तन होता है, जिसकी वजह से काफी सारे जो चलचित्र वगैरह है वो पॉसिबल हो पाते हैं। लास्ट में आपका बहिर्मंडल है। बहिर्मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता है, ये ध्यान रखे रहिएगा। और हाइड्रोजन हीलियम आपकी या आप कह सकते हो ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन हीलियम, ब्रह्मांड में। ठीक है, या पृथ्वी में नहीं, पृथ्वी पे तो नाइट्रोजन है, ब्रह्मांड की बात करेंगे तो हाइड्रोजन हीलियम। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ? अब देखिए समझिएगा, जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो ऊंचाई की तरफ जाने पे पहली चीज घनत्व घटता है। घनत्व घटता है, इसका मतलब किसका घनत्व? ऑक्सीजन का। इसका मतलब जब हम ऊपर जाएंगे तो हवा कम होती जाएगी जिसमें ऑक्सीजन होगा। इसीलिए आप देखेंगे जो पर्वत पे चढ़ने वाले व्यक्ति होते हैं, पर्वतारोही, वो अपनी पीठ पर सिलेंडर बांध के लेके जाते हैं। क्या बांध के लेके जाते हैं? सिलेंडर। ठीक है, उस सिलेंडर की वजह से वो सांस लेते हैं। क्लियर हुआ ये टर्म? ठीक है। तापमान भी ऊंचाई के साथ साथ घटता जाता है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखे रहिएगा ताकि हमें सारे टॉपिक्स हमारे क्लियर होते जाएं। अब थोड़ी चीज हम और समझ लेते हैं। जैसे बात आती है वायु दाब की। देखिए, अगर हवा इधर बहुत तेज बह रही है, तेज तो हमको ढकेलती जाएगी, यानी कि यहाँ वायु दाब ज्यादा है। और जहां एकदम शांति है वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब आंधी आएगी तो उड़ा ले जाएगी सबको। कहने का तात्पर्य यह है कि वायु दाब उच्च स्थिति से निम्न स्थिति की ओर चलता है, या
जब उच्च वायुदाब केंद्र से निम्न वायुदाब केंद्र की तरफ हवाएं चलती हैं, बहती हैं या हवा विचरण करती है तो उसको हम पवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पवन बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब जलमंडल, वायुमंडल और भूमंडल जहां पे मिल जाते हैं वहीं जीवमंडल का निर्माण होता है। क्लियर? तो जीवमंडल के विषय में ज्यादा हमको नहीं जानना है, हमारा ये टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला टॉपिक या क्लास 6 का जो लास्ट चैप्टर है वो है हमारा देश भारत। चलिए अपने देश के विषय में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि आपको पता होगा बहुत कुछ, लेकिन बहुत कुछ नहीं भी पता होगा, तो उसके विषय में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमारा देश भारत, सिंपली डिस्कस करेंगे। पहला, अगर हम बात करें अपने भारत देश की तो हमको लगता है कि बहुत बड़ा देश है। बिल्कुल बड़ा है। अगर हम जनसंख्या के हिसाब से देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 120 करोड़ थी। अब तो बहुत ज्यादा हो गई है, 140 के आसपास। लेकिन अगर 2011 के हिसाब से देखें तो 120 करोड़ जनसंख्या थी। जनसंख्या के हिसाब से हमारा देश सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? चाइना। क्षेत्रफल के हिसाब से देखें यानी कि हमारा देश बड़ा कितना है, तो हमारे देश की स्थिति आती है 7वें पोजीशन पे। हमारे भारत देश का क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे विश्व का केवल 2.4% हिस्सा है। जमीन में केवल 2% हिस्सा और जनसंख्या में 17-18%। ठीक है, सोचिए क्या स्थिति है हमारे यहाँ की। तो हमारे भारत देश का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये सवाल आया हुआ था। अगर इसकी पूरी वैल्यू देखेंगे तो 32,87,263 किलोमीटर। ठीक है, अब अगर भारत के लंबाई की बात करें, लंबाई मतलब ऐसे ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे मतलब उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। भारत की अगर उत्तर से दक्षिण की विस्तार हम करें, उत्तर से दक्षिण विस्तार करें तो हम ये देखते हैं 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट तक है। आप कहेंगे आपने उल्टा क्यों लिखा? बात को समझिएगा। अगर हम पूरी पृथ्वी में हम अपने भारत को देखें तो हमारा भारत लगभग यहाँ पे है। ठीक है, तो ये निचला हिस्सा है 8, ये ऊपर वाला हिस्सा है 37। इसीलिए हमने लिखा है क्योंकि निचला हिस्सा दक्षिण में है, ऊपर वाला हिस्सा कहाँ है? उत्तर में है। तो इसीलिए हमने लिखा है 37 डिग्री से 8 मिनट तक हमारा भारत देश की लंबाई है या उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार है। चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई की बात करें, अपने भारत देश की चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई मतलब पूर्व से पश्चिम कह लीजिए या पश्चिम से पूर्व। चलिए पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व यहां हम देखते हैं 68 डिग्री। देखिए लगभग लगभग 68 डिग्री 7 से लेकर के 97 डिग्री 25 तक हमें भारत का विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट। ये देखिए, ये डैश का मतलब मिनट होता है और गोला का मतलब डिग्री। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत की चौड़ाई है, या आप कह सकते हो भारत का विस्तार है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, लंबाई मतलब ऊपर से नीचे, तो भारत की अगर हम किलोमीटर की बात करें तो 3214 किलोमीटर लंबाई है, 2933 किलोमीटर चौड़ाई है। हम समझाते हैं कैसे। देखिए अगर हम भारत के नक्शे को रफली थोड़ा सा डिजाइन करें, ठीक है, देखिए हालांकि माफ कीजिएगा ऐसा सही तो नहीं है बट हम समझ रहे हैं। ठीक है, देखिए तो भारत की ये जो लंबाई है ये कितनी है? 3214 किलोमीटर। और ये जो लंबाई चौड़ाई है वो कितनी है? 2933 किलोमीटर। यानी कि लंबाई आपकी कितनी है? 3214, चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक चीज और मैंने आपको बताया था, देखिए अगर भारत का ये वाला विस्तार, बगल वाला ये वाला ये मोटा मोटा हम माने 68 से लेके 97 तक है,
तो इसके बीच में क्या आएगा, इसके बीच का हम एवरेज अगर निकालें, देखिए 8 7 15, 9 6 15 1 16, 165/2 कर दें तो आएगा 82.5। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, देखिए 82.5 डिग्री ये जो रेखा है यही हमारे भारत देश की मानक समय रेखा है। मानक समय रेखा, मानक समय रेखा मतलब ऐसी लाइन जो भारत के बीचों बीच से जाती है। तो भारत के बीचों बीच से अगर ऊपर से नीचे बात करेंगे तो 82.5 डिग्री वाली रेखा जाती है, जिसको हम मानक समय रेखा कहते हैं। हमारा भारत पूरब में स्थित है, इसलिए 82.5 अंश पूर्व की जो रेखा है उसको हम मानक समय रेखा कहते हैं। कई सारे देश में बहुत सारी मानक रेखाएं हैं, जैसे मैंने आपको बताया था रूस में कितना है, 11 मानक समय रेखा है। यूएसए की बात करें तो 8 है। कनाडा की बात करें तो आपको CN लिख देता है, कनाडा की बात करें तो 6 है। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि मानक समय रेखाएं एक हो, अलग अलग डिवीजन के लिए अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे भारत के विषय में, हमने क्या पढ़ा, लंबाई पढ़ लिया, या भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार पढ़ लिया, भारत का पूरब से पश्चिम में विस्तार पढ़ लिया, भारत की लंबाई कितनी है, भारत की चौड़ाई कितनी है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान दें तो अगर हम इसमें अंतर की बात करें तो लगभग लगभग 30 डिग्री का अंतर है। और अगर आप यहां देखिए, ऐसे अगर आप ध्यान दें, देखिए 37 और 8 तो लगभग लगभग 30 डिग्री का अंतर है। यहां भी देखिए लगभग लगभग 30 डिग्री का अंतर है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कल की वीडियो में, याद करिए, हम 1 डिग्री में कितने समय का अंतर होता है, 4 मिनट का। 15 डिग्री में कितने का, 60 मिनट या 1 घंटे का। यहां कितने का अंतर है, 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का अंतर है, इसका सीधा मतलब हो गया कि भारत के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए 2 घंटे का अंतर हमें देखने को मिलेगा। यानी कि इधर सबसे अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में सुबह 5 बजे होगी, तो उधर गुजरात में कितने बजे होगी, 7 बजे। अरुणाचल प्रदेश में शाम 6 बजे हो जाएगा, तो गुजरात में 8 बजे होगा। ठीक है, यानी कि सूर्यास्त। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया भारत की स्थिति। ये थी भारत की पहला टर्म, भारत की स्थिति। स्थिति मतलब कहाँ है हमारा भारत देश, हमने पूरा पढ़ लिया। अच्छा, अभी हम ये पढ़ते आ रहे हैं, ये डिग्री कौन सी, क्या डिग्री, ये पूरी पृथ्वी है। इसको अगर हम ऐसे बांटें, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, ऐसे बांटें पश्चिमी गोलार्ध पूर्वी गोलार्ध, तो हमारा भारत देश यहाँ है। यहाँ का मतलब हमारा भारत देश उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में है। हमारा भारत देश कहाँ है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, अब बताइएगा ऐसे ऐसे कौन रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं। तो भारत का अक्षांशी विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। देशांतरी विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका देशांतरी विस्तार है। क्योंकि अक्षांशी रेखाएं ऐसे होती हैं, देशांतरी रेखाएं ऐसे होती हैं। क्लियर, चलिए, ये किसकी बात हो गई, ये बात हो गई भारत के हमारे विस्तार के विषय में। अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए भारत के पड़ोसी देश, देखिए पड़ोसी देश की बात करें तो आप जानते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान भारत के इस हिस्से में है, और इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उत्तर, एन से उत्तर और पश्चिम। उत्तर पश्चिम इलाके में अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। इसके साथ हम बात करें तो चीन, नेपाल और भूटान। चीन, नेपाल और भूटान ये उत्तर साइड में है, भारत के जस्ट ऊपर है। और 2 देश और हैं, म्यांमार और बांग्लादेश। ये कहाँ है, ये पूरब में है। ठीक है, म्यांमार और बांग्लादेश पूरब में है। तो अब आप देख पा रहे होंगे भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 ऐसे पड़ोसी देश है भारत के जिनकी सीमा जमीन से लगती है। जमीन मतलब स्थल से लगती है।
वहीं दो पड़ोसी देश हैं श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव जो हमसे जल से या समुद्री सीमा बनाते हैं। श्रीलंका में जो समुद्री सीमा है उसको हम कहते हैं पाक जल संधि। पाक जल संधि, ठीक है। पाक मतलब होता है पवित्र। पाक जल संधि जो है उसके किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पड़ोसी देश कितने हैं टोटल? 9। 9 में हमारे जो 7 हैं वो स्थलीय सीमा बनाते हैं, बाकी के जो 2 हैं वो जलीय सीमा बनाती हैं, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए हमारे भारत देश में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह हुआ राजनीतिक विस्तार, ठीक है। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लियर? और हम बात करें तो हमारे भारत देश का जैसे कि आप कह सकते हो कि भौतिक जो उसका उच्चावच है या भौतिक रूप से भारत को कैसे डिवीजन किया गया है, तो आप पाएंगे, देखिए भारत का हमारा जो भौतिक विभाजन है, भौतिक वो कुछ टर्मों में किया गया है। जैसे पहला टर्म है हमारा हिमालय पर्वत। पूरे भारत में हमारा जो हिमालय पर्वत है वो भारत के उत्तर में है। उत्तर मतलब ऊपर साइड, ऊपर साइड। और ये संतरी का काम करता है। संतरी मतलब होता है सुरक्षा गार्ड या बॉडी गार्ड, ठीक है। उधर की ठंडी हवा यहाँ नीचे नहीं आ पाती, ठीक है। बॉडी गार्ड का काम करता है कौन? ये हमारा हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत में भी 3 हिस्से हैं। सबसे ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं वृहद हिमालय। सबसे ऊपर वाला या उत्तरी वाला हिमालय वृहद हिमालय। इसके बाद आपका आता है मध्य हिमालय। इसके बाद आपका आता है मध्य हिमालय और लास्ट में आपका आता है शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी ये हायर क्लास की चीजें हैं। और बृहद हिमालय को हम लोग हिमाद्री भी बोलते हैं। हिमाद्री मतलब ये पूरे साल बर्फ से ढका रहता है, ठीक है। मध्य हिमालय की बात करें तो यहाँ पे जैसे घूमने फिरने के लिए जगह अच्छी है, नैनीताल वगैरह यहाँ पे है, ठीक है, मनाली वगैरह। क्लियर हुआ? तो हिमालय का थोड़ा सा हिस्सा हमको जानना था, जितना हमने जान लिया, बस उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें जरूरत है। ये भारत का भौतिक विभाजन है। दूसरा बात करें तो भारत का उत्तरी मैदान, उत्तर का मैदान। देखिए उत्तर का जो मैदान है, पहली चीज निक्षेपण के कारण बना है। नदी निक्षेपण मतलब नदियां जो पत्थर को काट पीट करके या मिट्टी को वहां ले जाके फैला देती हैं, जिसकी वजह से इस मैदान का निर्माण हुआ है। और ये मैदान बहुत ज्यादा उपजाऊ है। अब ये मैदान उपजाऊ है मतलब खेती वगैरह होती है, तो यहाँ पे जनसंख्या सबसे ज्यादा है। जैसे भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य बिहार और यूपी, ये 2 ही है और दोनों के दोनों गंगा नदी के किनारे बसे हैं, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो सबसे उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है? आपका नदी निक्षेपण वाला उत्तरी भारत का मैदान। और इस मैदान में जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, इन सब नदियों के निक्षेपण के कारण इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक। और बाकी हमने आपको बता ही दिया कि उपजाऊ भूमि है या उपज की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला हम बात करें, मैदान के बाद बात करें तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है मरुस्थल का। थार का मरुस्थल या थार मरुस्थल, ये आपका कहाँ है? या आपका रेगिस्तानी हिस्सा है और ये है कहाँ पे? राजस्थान में, ठीक है। भारत के पश्चिम इलाके राजस्थान में ये आपको देखने को मिलता है थार का मरुस्थल। चौथे भाग की बात करें तो पठार। देखिए पठार मतलब प्रायद्वीपीय पठार। अब ये प्रायद्वीपीय पठार क्या है हम आपको समझाते हैं। देखिए भारत का जो निचला हिस्सा है ये, इसको हम कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। तो आप देख पा रहे होंगे इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। तो प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। इसके साथ साथ ये वाला जो इलाका है ये पश्चिम इलाका है। तो
प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी भाग को हम क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट। पूर्वी भाग को हम क्या कहते हैं? पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट ऊंचा है थोड़ा सा, पूर्वी घाट थोड़ा सा नीचे है, इसलिए पश्चिमी घाट से नदियां बहते बहते पूर्वी घाट पे आती हैं और वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, या बंगाल की खाड़ी में अपना जल वो पूरा बहा देती हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इधर बात करें तो इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर हिंद महासागर है। तीन तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए हम इसको कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, पश्चिमी घाट आपने समझ लिया, पूर्वी घाट आपने समझ लिया। पश्चिमी घाट किधर है? पश्चिम साइड। पूर्वी घाट किधर है? पूरब साइड। पश्चिमी घाट समतल है, पूर्वी घाट एकदम कटा फटा है। ठीक है, क्योंकि नदियां जो है अपना निक्षेपण उसमें करती हैं, इसलिए वो कटा फटा है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखे रहिएगा। इस पठार का ही एक हिस्सा है राजस्थान में अरावली पर्वत। क्या है? अरावली पर्वत। और ऐसा माना जाता है कि पूरे विश्व का सबसे पुराना पर्वत या पूरे विश्व की सबसे पुरानी मिट्टी इसी पर्वत से देखने को मिलती है। ठीक है, अरावली पर्वत। कौन है? अरावली पर्वत। ध्यान रहेगा आपको। पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ हमेशा आप कह सकते हो हमेशा यहाँ पे क्या रहता है? हरियाली रहती है। ठीक, उसके साथ साथ ये जो पठारी हिस्सा है एक खनिज के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। कोयला हो गया, लोहा हो गया, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं। ठीक है, पठार के बाद हम बात करें तो तटीय मैदान आते हैं। तटीय मैदान मतलब जो समुद्र से एकदम सटे हुए इलाके हैं वो। तट में भी दो है, उत्तरी पश्चिमी तट और पूर्वी तट। ये पूर्वी घाट के जस्ट बगल वाला हिस्सा, पश्चिमी घाट के जस्ट बगल वाला हिस्सा तटीय मैदान होता है। ठीक, छठा, हमारे यहाँ दो द्वीप हैं। पहला लक्षद्वीप है और दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये दो द्वीप हमारे यहाँ है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार हमने देखा हमारे भारत देश का जो भौतिक विभाजन है वो लगभग 6 भागों में बटा हुआ है, और पूरे 6 भागों को हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जितना हमें जरूरत थी। ठीक है, अब इसमें थोड़ा ऐड करना चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं। लक्षद्वीप पूरा प्रवाल का बना है, प्रवाल मतलब मूका चट्टानों का। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक बहुत भयंकर सुनामी आई थी सन 2004 में, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। केवल अंडमान में ही नहीं, ये इतनी भयंकर सुनामी थी, कई सारे देश जैसे नीचे के कई सारे देश प्रभावित हुए थे, जिसमें अपना एक भारत देश भी है। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि अब तक की सबसे भयंकर सुनामी कब आई थी, कहाँ आई थी, या भारत के किस हिस्से में ज्यादा प्रभावित की थी। हालांकि इधर के सभी हिस्से प्रभावित हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 2004 में यह सुनामी आई थी, जिसकी वजह से भारी नुकसान हुआ था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखे रहिएगा। क्लियर? तो दोस्तों आज हमने भूगोल क्लास 6 को कंट्रोल कर लिया, पूरी तरह से कवर कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अगली वीडियो से हम लोग क्लास 7 के विषय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।